गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीपी ग्रुप के इस सेशन में आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग रोज एक न एक प्रोग्राम रखते हैं जूम के ऊपर, जिससे कि हम आप सब लोग को और खुद को अपने आप को एजुकेट कर सकें, मोटिवेट कर सकें। तो इसी सीक्वेंस में आज हमारे पास दोबारा से आ रहे हैं आशा पंचाल जी, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और आज उनके पास टॉपिक है 5 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, सफलता के 5 कदम आप बताने वाले हैं मैं हमको यहाँ पर। तो बिना देरी किए हुए मैं चाहूंगा कि आशा जी अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। Okay, sir. Thank you so much, sir. Good morning, all. Good morning and thank you so much, all of you, कि आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पे ऑन टाइम आ गए। मेरा स्टार्ट करूँ उससे पहले थैंक यू सो मच हिरेन सर एंड अश्विनी सर इस प्लेटफॉर्म के लिए कि अगेन मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं स्टार्टिंग अपना एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी सर। स्टोरी की बात करूँ तो एक गिलहरी की स्टोरी है, और क्यों ये स्टोरी कहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम लोग सारे ही लोग आज मैं जो 5 स्टेप ऑफ सक्सेस बताने जा रही हूँ, वो 5 स्टेप ऑफ सक्सेस कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग है। लेकिन वो बिजनेस शायद हो सकता है आज कोई नया पर्सन भी यहाँ पे हो, तो ये स्टोरी से वो कनेक्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले वेस्टेज में हम सारे ही लोग हैं, कहीं ना कहीं एमएलएम हम सबको पता है कि जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, वकील है, जैसे वो सारे प्रोफेशन है, वैसे ही एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बंदे की कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो एक आम इंसान को एक खास इंसान बना सकता है। तो ये चीज क्यों, ये प्रोफेशन क्यों, तो उसके लिए ये स्टोरी आपको कनेक्ट कर पाएगी। स्टोरी की बात स्टार्ट करें तो एक गिलहरी थी, और वो गिलहरी इतनी सिंसियर थी, वो हर रोज अपना काम टाइम से जाती थी, आती थी, काम करती थी, जरूरत होती थी उससे भी ज्यादा वो काम करती थी। कभी कभी तो वो इतनी थक जाती थी लेकिन फिर भी ऊँग तक नहीं करती थी और अपना काम करती रहती थी, और एकदम ईमानदारी से। होता क्या था, क्योंकि उसका जो मालिक था, जंगल का राजा शेर, उसने उसको एक लालच दी हुई थी, एक इंस्पिरेशन बोल सकते कि मोटिवेशन। वो जो काम कर रही थी ना, उसके पीछे उसको मोटिवेशन क्या मिल रहा था, एक ही चीज थी कि उसको उसने बोला था कि मैं 10 बोरी अखरोट की दूंगा, राइट। तो गिलहरी बस उसी लालच में काम करती जा रही थी। कभी कभी उसको बहुत थकान होती थी तो वो सोचती थी कि एक बार थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन जैसे ही उसको याद आता था अखरोट, तो वो वापस काम पे लग जाती थी। जैसे बाकी सारी गिलहरियों को खेलते कूदते देखती थी तो उसको भी मन होता था, लेकिन फिर वापस वो ही अखरोट की याद आ जाती थी और वापस काम पे लग जाती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो उसका मालिक था वो सिर्फ ऐसे ही उसको बोल रहा था, उसको देने की इच्छा नहीं थी, वो उसको देना जरूर चाहता था लेकिन उसको काम के बदले में देना था, राइट। ऐसे ही काम करती रही गिलहरी, करती रही, और एक दिन ऐसा आया कि उस शेर ने उसके मालिक ने उसको 10 बोरी अखरोट दे दी। लेकिन उस टाइम पे जब उसने ये 10 बोरी अखरोट दी, तब गिलहरी ने सोचा कि अब मैं करूंगी क्या, इस 10 बोरी अखरोट तो ये 10 बोरी अखरोट तो मुझे मिल गई, लेकिन ये किस काम की, मेरे काम करते करते मेरे पूरे दांत जो थे वो घिस चुके थे, पूरी बॉडी वो हो चुकी थी, तो इसका मतलब क्या। तो जो 10 बोरी अखरोट के लिए उसने पूरा टाइम, अपनी पूरी लाइफ दे दी, लेकिन उसको मिला क्या, वो 10 बोरी अखरोट उसके किसी काम में नहीं रहे, राइट। सो कहीं ना कहीं ये आज की रियलिटी है कि हम बहुत ही प्रामाणिकता से काम करते रहते हैं, पूरी लाइफ दे देते हैं हमारी, लेकिन फिर भी हमें मिलता क्या है, जब हम ये सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम शांति से आराम कर पाएंगे, लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। ऐसे ही जनरेशन बदल जाती है लेकिन हम वही के वही रह जाते हैं, राइट। और जनरेशन को ये तक पता नहीं चलता कि उनकी लाइफ कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस और उस पर टिकी हुई है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम जिस चीजों को फेस कर रहे हैं, मेरा ये स्टोरी का रीजन एक ही था
कि हम सारे ही लोग इस बेहतर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जो हम कहीं ना कहीं जॉब या अलग अलग प्रोफेशन या ट्रेडिशनल इनकम्स कर रहे थे। उसकी वजह ये एक ऐसा सोर्स है कि हमें हमारी यंग एज में ही हमें 10 बोरी अखरोट की मिल सकती है, राइट। अब उसको वो कैसे हम जल्दी से हासिल करें, उसके लिए मैंने एक बुक से पूरा आज के सेशन का मोरल लिया हुआ है। तो आई होप आप सबको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। फाइव स्टेप ऑफ सक्सेस। नाम आशा पंचाल, ऑलरेडी सर ने बता दिया। मेरा लेवल है गोल्ड डायरेक्टर लेवल। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे मैनेजमेंट, जो कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उनको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर ये कंपनी जिसकी वजह से इतने सारे लोग, अभी 2 करोड़ लोग हम यहाँ से अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से हम हमारी और दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए इन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। देन नेक्स्ट, हम जिस टीम के पार्ट है, हमारा वॉरियर टीम, वहां पे हम बोलते हैं कि चेंज बिगिंस हियर। तो अगर हम इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर हमने खुद कुछ चेंज नहीं किया तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला चेंज हमें खुद में लाना है, राइट। देन ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स एंड अपकमिंग गोल्स है डेट के साथ। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में पहला पॉइंट है मेरा 5 रूल्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब 5 रूल्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहला पॉइंट है, मीट द पीपल्स। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। हम सारे ही लोग जानते हैं कि MLM किस पे टिका हुआ है, लोगों का बिजनेस है ये, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले। देन सेकंड, मीट द मोर पीपल्स। ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा लोगों को मिलना है। यहाँ पे हमें बोलते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे लीडर हमें बता चुके हैं, जिसकी जितनी लंबी लिस्ट उतना ही उसका सक्सेसफुल होने का रेशियो ज्यादा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ही मैटर करेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को मिल लिया और हमारा काम बन जाएगा। जितनी ज्यादा ना, हमारे अपलाइन बोलते हैं ऑलवेज कि जिसने जितनी ज्यादा ना सुनी वो उतना ही उसका चेक बढ़ा। अगर हमारा चेक बड़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये हमें मालूम होना चाहिए कि अभी तक हम शायद उतने लोगों से नहीं मिले हैं, या फिर हमने उतनी ना नहीं सुनी है। तो हमें अभी भी और ना सुननी बाकी है और उतने ज्यादा लोगों को मिलना है। और जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का एक और मीनिंग ये भी है कि हमें ये नहीं सोचना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो नए पर्सन आते हैं या फिर जो ये स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो उनके एक माइंड में ये होता है कि ये इसकी उम्र ज्यादा है, ये नहीं कर पाएगा, ये तो यंग है, उसका माइंडसेट ऐसा नहीं होगा, वो भी एंजॉयमेंट में है। या फिर अगर हम किसी पैसे वाले को देखते तो बोलते हैं कि इसको क्या जरूरत है, क्या करेगा, गरीब है, कुछ ना कुछ, मतलब अपने हिसाब से हम हमारे माइंड से ही कुछ सोच लेते हैं, उन लोगों को नहीं बताते हैं, राइट। तो हमें ये नहीं सोचना है। ये लोगों से मिलना हमारा इसलिए जरूरी है कि यही हमारी प्रैक्टिस है, और जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे उतनी ही हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। हमारे बहुत सारे लीडर ने हमें स्टोरी सुनाई हुई है, शायद अगर आप लोगों को याद हो तो, कि पिकासो की, जिसने सिर्फ 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना दी। लेकिन क्यों बनाई, उसकी कितने साल की मेहनत थी, तो वो प्रैक्टिस का नतीजा था, राइट सर। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल रहे हैं, अगर हमें ना भी मिल रही है ना, तो वो रिजल्ट मैटर नहीं करता, लेकिन वहां से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट भी वही है, सेम, मीट द मोर एंड मोर पीपल टू। क्यों ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है? जैसा मैंने बताया कि अगर हम अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो हमारा अभी भी और लोगों से मिलना बाकी है। तो हमें बगैर हारे या थके और लोगों से मिलते रहना है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि तो कहीं पे हम अगर डीमोटिवेट हो जाते हैं, टेंशन आती है, या फिर हमारे अंदर काम करने की इच्छा कम हो जाती है,
तो एक सबसे अच्छा रास्ता बताओ ना, आप नए लोगों से मिलना स्टार्ट कर दो। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब भी आप किसी नए पर्सन से मिलोगे, उसके साथ बात करोगे, तो उसके साथ से उसके पास से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज आपको मिलेगी जो आपको आगे काम लगेगी, राइट। और आपका जो बैक माइंड चल रहा था ना, वो सारा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देन नेक्स्ट है ट्राई द रूल ऑफ एवरेज एंड रिकॉर्ड रिजल्ट्स। अब ट्राई द रूल ऑफ एवरेज क्या है? हर एक बिजनेस में एवरेज रेशियो बन होता है, औसत जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक औसत है कि 10 जन 6 जन 4 जन 3 1, राइट। अब 10 6 4 3 1 का क्या रेशियो है? तो अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट किया ना इस बिजनेस के बारे में या बताया, तो उसमें से 6 लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए, उसमें से 4 लोग इस चीज को करेंगे, 3 लोग हाँ ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद उसमें से एक ही बंदा प्रॉपरली काम करेगा, बाकी का 2 में से एक गायब हो गया होगा और दूसरा शायद सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके अपना प्रोडक्ट का बेनिफिट ले रहा होगा, राइट। तो हमें ये कब कैसे काम लगेगा? जैसे मैंने आगे के 3 पॉइंट बताए हैं, मीट द मोर एंड मोर पीपल, राइट। तो जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे ना, आपको अपना ये एवरेज पता चलेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर नए पर्सन है हम, तो हमारा एवरेज डिफरेंट हो सकता है, और ये एवरेज आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड इन द सेंस आपको उसका एक नोट बनाना है या फिर उसका एक रिकॉर्ड रखना है, ताकि आपको पता चले कि आपका औसत कैसे बैठ रहा है। अगर आपका 10 पर्सन को इनवाइट करने पे या बात करने पे एक पर्सन ज्वाइन हो रहा है या फिर एक पर्सन प्रॉपर काम कर रहा है, दैट मीन्स आपको एक काम वाला बंदा ढूंढने के लिए, जो काम करेगा वैसा बिजनेस पार्टनर ढूंढने के लिए आपको 10 लोगों को मिलना पड़ेगा। तो ये माइंड में सेट कर लेना है कि अगर मुझे एक पर्सन काम करने वाला चाहिए, तो मुझे 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर मुझे 10 काम करने वाले पर्सन चाहिए, तो मुझे 100 लोगों से मिलना ही पड़ेगा। दैट इज द रूल ऑफ एवरेज, राइट। रिकॉर्ड रखने से क्या होगा? जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंप्रूव योर एवरेज। अगर हमने रिकॉर्ड रखा होगा, तो हम हमारे एवरेज, जो हमारा औसत है, हमारा एवरेज है, उसको इंप्रूव कर पाएंगे। कैसे इंप्रूव कर पाएंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें हर एक बंदे से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कहीं से कोई नई क्वेरी मिलेगी, वो हम हमारे अपलाइन को पूछेंगे, और वही सेम क्वेरी अगर दोबारा आई, तो हम उसको प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर नॉलेज दे पाएंगे, राइट। तो ऐसे करते करते, प्रैक्टिस करते करते हमारा जो एवरेज होगा ना, इम्प्रूव होता जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये एवरेज जो है वो इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, और वो एक ही तरीके से होगा, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे उतनी ही आपकी एवरेज इम्प्रूव होगी, राइट। देन सेकंड, हाउ टू रीच टू यस टेक्निक ऑफ 4 कीज। व्हाई डू पीपल ऑब्जेक्ट अस? यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी गाइस, कि अगर जो आज का मेरा प्रेजेंटेशन है ना, उसमें मैं एक ही बात बताऊंगी जो मैंने मेरे बहुत सारे अपलाइन से सुना है, कि हिरेन सर इतने सक्सेसफुल क्यों है ना, वो कहीं ना कहीं इस टेक्निक से, उनकी जो क्वेश्चनिंग की टेक्निक है ना, वो मैंने प्रियांक कुमार से सुना हुआ है, मैंने त्वरा से सुना हुआ है, मैंने पूजा मैम और जिग्नेश सर से सुना हुआ है, कि वो ऑलवेज इसी मोड में रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर आंसर हमारे पास ही होते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन है ना, तो आंसर भी उसी में छुपे हुए होते हैं। तो अगर इसका यूज करेंगे ना, इस टेक्निक का, तो उसके आंसर आपको उसी के पास से मिल जाएगा, सामने वाले बंदे से, राइट। व्हाई डू पीपल ऑब्जेक्ट अस? क्यों लोग हमें मना करते हैं? तो उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले उसके साथ आइस ब्रेकिंग इन द सेंस, उसके जो बंदा हमें पसंद करता है ना, वो हमारी चीज भी इजीली पसंद करेगा। तो इसके लिए हमें पहले उसके बारे में थोड़ी बातें करनी है, उसके साथ थोड़ा कनेक्शन बनाना है। आप उससे बातें करते जाओगे, जो उसको अच्छा लगता है, अगर उसमें हामी भरते जाओगे, तो उसका जो मेंटली जो ब्लॉक होगा ना, वो टूट जाएगा, और वो धीरे धीरे आपके अंदर उसकी छवि देखने लगेगा, और वो आपको सपोर्ट करने लगेगा, राइट। देन नेक्स्ट, फाइंड द परफेक्ट बटन। फाइंड द परफेक्ट बटन कैसे? मतलब
एक परफेक्ट बटन, किसी भी बंदे का कहीं ना कहीं एक दुखती नस होती है, जो हम बोलते हैं कि भाई दुखती रग पे हाथ रख दिया तो वो पर्सन क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें वो परफेक्ट बटन ढूंढना है, और वो कैसे ढूंढे, तो यहाँ पे हमें उसके एक लिस्ट मैंने दी हुई है कि हाउ टू फाइंड प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ लाइफ। ये लिस्ट आप अपने साथ भी रख सकते हो, जिससे आपको ये इजी रहेगा। जिसमें एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है कि किसी न किसी का कनेक्शन यहाँ पे हो, प्राइमरी फैक्टर ये हो। देन सेकंड, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, हम सारे ही लोग जानते हैं कि प्रतिभा मैम, हम सबको पता है प्रतिभा मैम की स्टोरी की, फाइनेंशियल फ्रीडम वो किस तरह से अभी एंजॉय कर रही है, राइट। देन टाइम फ्रीडम, हम सबको पता है कि हमारे हिरेन सर जो कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम की वजह से आए थे, और उन्होंने वो टाइम फ्रीडम यहाँ से अचीव कर ली है, राइट। देन ओन बिजनेस, यहाँ से खुद का बिजनेस भी अगर हम बिल्ड करना चाहे तो ये भी हमारा प्राइमरी फैक्टर हो सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेरा ये एक चीज मुझे कनेक्ट करती है कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर कोई मुझे पहले की आशा या अभी की आशा में देख लेना तो किसी को पता नहीं चले कि ये पहले वाली है। मेरी 2 बेटियां होने के बाद मेरी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो चुकी थी। जो पहले मैं जॉब करती थी, मैं पहले भी प्रोफेशनली काम करती थी, लेकिन जो 8 साल का गैप आया मेरी डिलीवरी के बाद, उसने मुझे एकदम से चेंज कर दिया। मैं एकदम घरेलू हो गई थी। मैं किसी 2 बंदे भी अगर मेरे सामने आ जाए ना, मैं उससे बात नहीं कर पाती थी। तो ये पूरा पर्सनालिटी मेरा जो सेल्फ डेवलपमेंट हुआ ना, वो यहाँ से हुआ। तो ये भी हो सकता है हेल्प टू अदर्स, ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम दूसरों की यहाँ से हेल्प कर सकती है। मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, नए लोगों को फ्रेंड बनाना और नए नए लोगों से मिलना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि नए नए लोगों से जब हम बात करते हैं ना, कुछ ऐसी नई नई चीजें और नए नए नॉलेज हमें मिलती है जो शायद हमें पहले कभी पता नहीं थी, राइट। सो लोगों से मिलना बहुत अच्छा है, तो ये भी यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर हो सकता है। देन रिटायरमेंट सिक्योरिटी, क्रिएट एसेट्स फॉर जनरेशन। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को एक एक्सरसाइज बताऊंगी। अब ये एक्सरसाइज आपको कैसे हेल्प करेगी वो आप देख के कर सकते हो, और यही एक्सरसाइज आप अपने प्रोस्पेक्ट से भी कर सकते हो। ये 110% आपको वर्क करेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज की हुई है। और रिसेंट मेरे जितने भी ज्वाइनिंग फास्ट हुए हैं ना, उसका कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है, राइट। तो सर मैं प्रियंका धौलकिया जी को अनम्यूट करना चाहूंगी सर। जी हो गए वो। ओके। सबसे पहले बता दूं कि मैंने इनको क्यों चुना। उनके हस्बैंड सीए है और खुद का बिजनेस भी है। तो ये लेडी मेरे साथ अभी बिजनेस पार्टनर है, लेकिन ये खुद का बिजनेस है, उनके हस्बैंड सीए है। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वो सेटल डाउन है इनकम की तरह, लेकिन फिर भी अगर उनकी लाइफ में कोई प्राइमरी फैक्टर है तो हम सबको तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, राइट। प्रियंका जी, प्रियंका अनम्यूटेड है। प्रियंका आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ प्रियंका, गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, अब आपको अपनी स्क्रीन पे एक स्क्रीन दिख रही है जहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड प्राइमरी फैक्टर ऑफ लाइफ। वो एक लिस्ट दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। अब मुझे शांति से ये सारी चीजें पूरा लिस्ट देख के मुझे बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये ऐसी कौन सी चीज है जो आपके प्राइमरी फैक्टर आप बोल सकते हो? मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। अब यहाँ पे हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट से ये 5 गोल्डन क्वेश्चंस पूछने हैं, उससे उसको अपना जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर प्रायोरिटी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है मैम इस लिस्ट से? फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी फाइनेंशियल फ्रीडम है। ओके मैम, आपको मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने ये ही क्यों चूज किया, फाइनेंशियल फ्रीडम ही क्यों चूज किया आपने?
हाँ, इसका रीजन है क्योंकि मेरे कुछ छोटे बड़े सपने हैं जो छूट न जाए, और मेरी फैमिली और मेरे बच्चों की जो इच्छा है वो मैं पूर्ण कर सकूं, इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है। ओके मैम, जैसा कि आपने बताया मैं समझ गई, और इट्स वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा ये जान के। लेकिन फिर भी जो आपने बताया फाइनेंशियल फ्रीडम, ये क्या आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चाहिए? ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि मेरे बच्चों के अच्छे एजुकेशन और मेरे कुछ ऐसे सपने हैं जो मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। मेरा खुद का बंगलो, मेरी लग्जरियस कार होगी, और हमारी जो आफ्टर रिटायरमेंट जो लाइफ है वो अच्छे से जी सकूं, जैसी मैंने लाइफस्टाइल सोची है वैसी जी सकूं, इसीलिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम इतना जरूरी है। ओके मैम, ओके मैम, श्योर। अब मैम अगर ऐसा हो कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिले तो क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा अगर नहीं मिला तो क्या होगा? अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला तो लाइफ जैसे अभी तक कट रही है, चल रही है, जैसे कुछ न कॉम्प्रोमाइज करके, और बच्चों की जरूरत होती है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करवा करवा के वैसी लाइफ कटेगी रही है, ये रिजल्ट हो सकता है। इसीलिए ये ना मिले तो ये सब होता है। ओके, तो मैम अगर ये सारी चीजें नहीं मिले तो उसमें टेंशन क्या है आपको? अगर ये सारी चीजें नहीं मिली तो मैंने जैसे पहले बताया कि बच्चों के अच्छे एजुकेशन, जैसी मैंने लाइफ फ्यूचर में सोची है वैसी नहीं हो पाएगी, और जैसी अभी तक चल रही है वैसी कॉम्प्रोमाइज लाइफ चलेगी, और जैसी मैं चाहती हूँ वैसी लाइफ नहीं अ, अच्छे से जी सकूंगी, कॉम्प्रो करके जीऊंगी। अगर नहीं मिली तो इसी बात का मुझे वही टेंशन रहता है कि अगर ये सब नहीं मिला तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ कटेगी। ओके, तो मैम आपको लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए बहुत जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है मैम। आर यू श्योर मैम? या डेफिनेटली श्योर। ओके मैम, तो देन 100% आपको यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। हम देख लेते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना है। राइट मैम? आर यू ओके। रेडी? यस। ओके, ओके, थैंक यू मैम। ओके। सर फिनिश, थैंक यू सर। फिनिश हो गया? यस सर। ओके ओके। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के बीच में हमें साइलेंट रहना है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी जो पेशेंस होती है ना वो छूट जाती है और हम उसको हेल्प करने लगते हैं, उसका प्रायोरिटी फैक्टर उसको ढूंढने के लिए हेल्प करने लगते हैं, या फिर उसका जो भी क्वेश्चन में हमने उसे पूछा है ना तो उसमें हम उसको हेल्प करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, हमें साइलेंट रहना है। यहाँ पे मैंने बताया है कि साइलेंट स्पीक्स व्हेन वर्ड्स कांट। तो जब हम साइलेंट रहेंगे ना तो वो साइलेंट के भले हमें उसको थोड़ा देर लगेगी, लेकिन वो उसके अंदर से आएगा। जो चीज उसको फील होगी ना वही चीज अंदर से आएगी। और क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो के आंसर वो खुद करेगा ना, उसके वर्ड होंगे ना, तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। अगर वो हमने बोला तो शायद वो कन्वर्जन रेशियो हमारा कम हो जाएगा, लेकिन अगर वही वर्ड उसके होंगे तो हमें सिर्फ उस पे परफेक्ट बटन ढूंढ के उस परफेक्ट बटन को प्रेस करना है और हमारी डील डन करनी है। जैसे ही हमारी डील डन होती है हमें उसको प्रेजेंटेशन बताना है हमारा। अब प्रेजेंटेशन के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे मैंने 6 इंपॉर्टेंट आइडियाज फॉर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है बिल्ड द रेपो। अब बिल्ड द रेपो यानी कभी भी हम किसी स्टेप है उसमें भी आता है कि हमें अगर किसी के साथ मीटिंग करनी है तो हमें उसके वहां 15 मिनट पहले जाना है।
तो 15 मिनट पहले क्यों जाना है, क्या, ताकि हम उसकी नीड चेक कर सके, राइट, और उसके साथ एक रैपो बिल्ड कर सके। तो यहाँ पे हमें लिसनिंग टेक्निक भी यूज करनी है। जितना हम लोगों को सुनेंगे उतना ही हम उसको प्रॉपर दे पाएंगे जो उसको चाहिए। ये हमारे अपलाइन हमें सिखाते हैं कि लिसनिंग टेक्निक बहुत जरूरी है, लिसनिंग होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लिसनिंग पुअर हो ना, मेरी ऐसी थी पहले कि लिसनिंग पुअर हो ना, तो सामने वाला बोले उससे पहले ही हम उसको आंसर देने लगते हैं, और वो पूरा उसके भी माइंड में नहीं जाता है, हम भी क्लियर नहीं कर पाते और वो छूट जाता है, राइट। तो यहाँ पे रैपो बिल्ड करने के लिए हमें उसको सुनना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने उसके साथ रैपो अच्छे से बिल्ड किया तो आपका प्रेजेंटेशन स्मूथली जाएगा। अब प्रेजेंटेशन देते वक्त नॉडिंग टेक्निक यूज करनी है। नॉडिंग टेक्निक यानी हमारा सिर हिलाना। हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी लीडर का प्रेजेंटेशन सुनते हैं या कोई भी सेमिनार में जाते हैं, तो अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है, अगर हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं ना, तो हमारा सर ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, वो पॉजिटिव वे आपकी बॉडी बता रही है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, राइट। तो नॉडिंग टेक्निक यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आप उसको सुन रहे हो और आप सामने उसको बता रहे हो, तो उस टाइम आप अपना सिर हिलाते हुए उसको ये भी साइन दे कि आप उसको, वो जो बोल रहा है ना, उसमें आप अग्री हो और आप उसको पूरी तरह से सुन रहे हो, राइट। देन उसके साथ उसको एप्रिशिएटिव वर्ड्स। अब एप्रिशिएटिव वर्ड्स यानी हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि हम मेल पर्सन की बात करें तो कुछ मेल पर्सन ऐसे होते हैं कि 7-8 लोगों की फैमिली में वो एक पर्सन कमाने वाला होता है, और वो अपने मम्मी पापा को भी अच्छे से रखता है, अपनी फैमिली में भाई बहनों को भी अच्छी तरह से रखता है। तो हम वहां पे एप्रिशिएटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फिर जब हम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि ओ वेरी नाइस, ग्रेट, रियली गुड, ऐसे कुछ एप्रिशिएटिव वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि उसको और मोटिवेशन आए और उसको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आए, राइट। देन हाउ टू कंट्रोल ऑन योर आईज। ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी हम बात करते हैं ना, तब हमारी आंखें ही सब कुछ कह देती है। अगर हम उसे ध्यान से उस चीज को ध्यान से महसूस करें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा बात करता है ना, तो हम उसके आई टू आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते, हम बाकी सब जगह पे देखते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है कि आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो हमें आई कांटेक्ट भी देखना है कि वो बंदा हमारी बात सुन रहा है, तो वो प्रॉपरली सुन रहा है कि नहीं, वो उसके आई कांटेक्ट से पता चल जाएगा, राइट। और हमें भी हमारे आंखों पे कंट्रोल रखना है कि हमें प्रॉपरली उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। और हमारा प्रेजेंटेशन डुप्लीकेबल होना चाहिए। अब ये ऑलरेडी हमें सिखाई हुई बात है। डुप्लीकेबल क्यों होना चाहिए कि अगर हम किसी पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं, अगर वो प्लान उसको इजी नहीं लगा ना, उसको ऐसा नहीं लगा ना कि ये तो बहुत इजी चीज है, मैं भी कर सकता हूँ, तो शायद वो चीज उसको डुप्लीकेबल नहीं लगी, तो भी वो इसको नहीं कर पाएगा, राइट। उसके माइंड में यही आएगा कि यार ये तो मैं कैसे करूंगा, इतना बड़ा, इतना लंबा, इतना डीप नॉलेज मेरे को तो है नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, ये सारी चीजें मेरे से नहीं होती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है, राइट। ये चीज भी मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस की हुई है कि जब स्टार्टिंग में जब प्रियांक कुमार यहाँ नहीं थे, तो उस टाइम पे मैंने पूजा मैम के 2-3 प्रेजेंटेशन सुने थे और मैंने उसको पूरा कॉपी कर लिया था। लेकिन मेरा मीटिंग जाता था 2 घंटा। अब 2 घंटे में पर्सन तो ज्वाइन हो जाता था, ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, ज्वाइनिंग रेशियो तो था, लेकिन वो बंदा खुद से मीटिंग नहीं करता था और उसी वजह से वो वापस डिमोटिव होके बंद हो जाता था। तो ये चीज होती है। तो हमें जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है ना, वो डुप्लीकेबल रखना चाहिए, वो उसको ऐसा लगे कि यार हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ इजीली, राइट। देन मेक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। अब मेक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि अगर हम लेडीज से कभी इंटरेक्शन करते हैं या उससे प्रेजेंटेशन देते हैं, तो लेडीज एक 10 सेकंड के अंदर अपने फेस के 8 अलग अलग एक्सप्रेशन दे सकती है, राइट। तो वहां पे आप उसको उस हिसाब से उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तो सामने फीमेल को आप पहचान सकोगे, राइट। लेकिन अगर जेंट्स मेल्स की बात करें
तो मेल्स के अंदर क्या चल रहा है ना, वो जल्दी से उनके फेस पे नहीं दिखता है, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके अंदर फीलिंग नहीं होती है, लेकिन वो जल्दी से एक्सप्रेसिव नहीं होते, राइट? तो वहां पे आपको उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन बनाना है ताकि उनको ये लगे, इमोशनल वे से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर वो बंदा इमोशनल है तो आप इमोशनल वे में बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैं कहीं ना कहीं इमोशनल हूँ, मैंने बहुत सारे लीडर की ट्रेनिंग अटेंड की है, लेकिन मेरा वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनता था। लेकिन जब मैंने मयंक सर की जो भी 2 वर्कशॉप थे वो अटेंड किया ना, तो वहां पे मुझे अच्छे से वो उनके साथ कनेक्शन बना। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिखा कि वो भी इमोशनल है। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानती थी कि इमोशनल, हमारा जो इमोशन होता है ना, वो हमारे माइनस पॉइंट होते हैं, लेकिन उनके प्रेजेंटेशन के बाद, उनके वर्कशॉप के बाद मुझे ये पता चला कि इमोशन हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकती है, राइट? तो ऐसे ही हमें हमारे जो भी प्रोस्पेक्ट है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना है और उसके साथ ऐसे बात करनी है कि उसको ये लगे कि हाँ भाई, ये मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके मुझे अच्छे से समझ रहा है और वो मेरे से वैसे बात कर रहा है। तो हमारे प्रेजेंटेशन में हमें ये 6 आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, राइट? देन 4th पॉइंट, 5 टेक्निक्स ऑफ सेट पॉजिटिव इम्पैक्ट। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है पावर ऑफ हैंडशेक। अब पावर ऑफ हैंडशेक क्या है? हम सब ने हाथ तो बहुत बार मिलाए हैं, लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ हैंडशेक ये कुछ नया ला दिया नहीं। तो अब ये क्या है उसका मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो तो ये जो पहले वाला है टेकिंग कंट्रोल, यानी कि ऑथोरिटी, आपका हाथ ऊपर रहेगा, उस पर्सन का नीचे रहेगा, दैट मीन्स टेकिंग कंट्रोल। आपने कंट्रोल ले लिया और उसको लगेगा ऑथोरिटी से बात कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे हमारा हैंडशेक ऑथोरिटी टाइप का हैंडशेक है। देन सेकंड, सरेंडर। अब सरेंडर क्या है? ये थर्ड वाला, सॉरी बीच वाला, गिविंग कंट्रोल। हमारा हाथ नीचे जाएगा और उसका ऊपर, तो हम इसका मतलब ये है कि हमने उसको सरेंडर कर दिया, हमने हमारा कंट्रोल उसको दे दिया, राइट? तो ये भी गलत है। परफेक्ट क्या है? इक्वालिटी, यानी जो थर्ड वाला है एकदम इक्वल है, यानी कि शेकिंग लाइक अ प्रोफेशनल। तो हमें उसके साथ हैंडशेक ऐसे करना है, उसको ये लगे कि वो मुझे अपने ही बराबर समझ रहा है, राइट? देन नेक्स्ट, पावर ऑफ स्माइल। हमने कई बार सुना है कि हमारी स्माइल, किसी पर्सन की स्माइल ही बहुत कुछ कह जाती है, राइट? और स्माइल का पावर कितना है ये हम सब जानते हैं। तो हमें हमारे स्माइल की पावर को यहाँ पे वो करना है कि हमें उसके साथ स्माइल दे के बात करनी है और पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जब तक हम नहीं निकल जाते तब तक हमारे फेस पे स्माइल रहनी चाहिए। वहां से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी जाती है। देन पावर ऑफ नॉलेज। ये तो हम सबको ही पता है कि नॉलेज का पावर कितना होता है। अगर हमारा नॉलेज प्रॉपर नहीं हुआ तो किसी बंदे ने कुछ भी चीज पूछा और अगर हमें नहीं आया तो वहां पे हमारी इम्पैक्ट डाउन होती है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ चीज हमें ना भी पता हो, लेकिन वहां पे हमें उसको बताना है क्लियरली कि सॉरी बट अभी मैं नया हूं तो मुझे ये चीज नहीं पता, बट 100% श्योर मैं आपको ये चीज पता करके श्योर बता दूंगा, राइट? तो वहां पे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा नॉलेज हमारा पावर बन सकता है, तो हमें नॉलेज अच्छे से लेना है, हमें ट्रेनिंग लर्निंग एटीट्यूड ऑलवेज रखना है ताकि हम हमारे नॉलेज का पावर बिल्ड कर सके। देन बी हम्बल। एंड बी हम्बल यानी कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमारे बाली सर, दीपक सूद सर, कंवरवीर सिंह जी, या फिर हमारे अपलाइन ले लीजिए प्रतिभा मैम, अश्विनी सर, हिरेन सर, उन सबको हम देखते हैं कि वो लोग कितनी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं वेस्टेज से, लेकिन फिर भी हम कभी भी उनसे मिले या उनसे बात करे तो वो वैसे ही हमसे बात करते हैं, राइट? तो हमें ऑलवेज ये चीज ध्यान रखनी है, भले ही हम अच्छे लीडर बन जाए लेकिन हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे हम्बलनेस में पड़ती है। अगर हमने ये दिखाया कि भाई मैं तो एक लीडर बन गया, अब मैं उस तरह से बिहेव करूंगा, तो वहां पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाती है हमारी। देन नेक्स्ट, अपीयरेंस, हमारा दिखाव, यानी कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमारा अपीयरेंस भी बहुत मैटर करता है। तो हमें हमारा जो भी लुक है
वो हमारा प्रोफेशनल रखना है। अब इसके बारे में मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि कैसे हमें हमारा अपीयरेंस रखना है। देन लास्ट 5th नंबर, बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू रीड साइन। बॉडी लैंग्वेज 2 तरह की होती है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। अब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की सिग्नल्स क्या है एंड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की सिग्नल्स क्या है, ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि कुछ चीजें मैं बताऊं तो हम कभी भी बैठते हैं तो हमारा जो बैक होता है वो बैक किस हिसाब से वो भी शो करता है कि आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, इंटरेस्टेड हो नहीं हो, डिफेंसिव मोड में हो। स्माइलिंग हमारी बता देती है कि हम किस तरह से फ्रेंडली है कि फिर हम नर्वस है या बोर्ड है। हमारे जो पैरों की हलन चलन होती है, हम किस तरह से आई कांटेक्ट रखते हैं, किस तरह से उनके सामने देखते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से हमारी बॉडी लैंग्वेज बयां करते हैं, राइट। तो ये चीज हमें ऑलवेज देखनी है कि हमें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी है और उस हिसाब से उसके साथ कन्वर्जन करना है। हो सकता है उसकी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज हो तो आपको उसको इस हिसाब से पॉजिटिवली ट्रीट करके उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है ताकि वो भी पॉजिटिव हो जाए, राइट। एंड देन लास्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हिरेन सर जिस टेक्निक को यूज करते हैं, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। आपके में सामने वाले के क्वेश्चंस में ही। लास्ट में एक स्टोरी जो मैं बताना चाहती हूँ। आशा जी, स्टोरी है आशा जी 2 मिनट का थोड़ा सा आपका आवाज नहीं आ रहा था, 1 मिनट थोड़ा सा रिपीट कर, 1 से 1.5 मिनट पुराना। ओके सर जी। बॉडी लैंग्वेज हो गया था सर? बॉडी लैंग्वेज हो गया था। ओके, बॉडी लैंग्वेज मीन्स हाउ टू रीड साइन। 2 तरह की बॉडी लैंग्वेजेस होती है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, राइट। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव सिग्नल्स एंड नेगेटिव सिग्नल्स। आप किस तरह के सिग्नल्स देते हो उस हिसाब से उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आप मार्क कर सकते हो, राइट। जिसमें कि आई कांटेक्ट है, नॉडिंग टेक्निक है, नॉडिंग किस तरह से करता है, स्माइलिंग किस तरह से करता है, उसका आई कांटेक्ट, उसके बैठने का तरीका, ये सारी चीजें आप मार्क करके उसको साइन रीड करके आप बता सकते हो कि वो बंदा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, राइट। तो ये आपको देखना है, और अगर कोई बंदा नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव स्टोरीज या पॉजिटिव वे में बात करके उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, देन अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करना है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, और कई बार हमने सुना भी है कि अगर हम पॉजिटिव है ना तो हम सामने वाले को भी इजीली पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव बंदा हो ना तो वो सामने वाला पॉजिटिव होगा ना तो भी नेगेटिव कर देगा। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना बहुत जरूरी है, और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज हमें पढ़ना भी आना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि हिरेन सर जिस टेक्निक को बहुत यूज करते हैं वो है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। हम सामने वाले के क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा हुआ है, बस हमें क्लियर करना आना चाहिए, उसको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। अगर परफेक्ट क्वेश्चन पूछा तो आंसर उसी के पास से उसका मिल जाएगा, राइट। अब मेरा प्रेजेंटेशन मैं एक स्टोरी के साथ खत्म करना चाहूंगी। स्टोरी है 1968 यानी कि 1968 के ओलंपिक समर मैराथन की, जो कि मैक्सिको में था। और उसमें सारे ही गेम खत्म होने के बाद एक लास्ट गेम बचा था जो था रेस। अब रेस में 42 किलोमीटर की रेस थी, उसमें 75 एथलीट ने पार्ट लिया था। उसमें से एक एथलीट था अफ्रीका के छोटे से कंट्री तांजानिया का, राइट। और वो बंदा एक ड्रीम लेके आया था कि उसको अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीत के जाना है, राइट। अब जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि समर में था ओलंपिक, और मैक्सिको बहुत हाइट पे है तो वहां पे बहुत गर्मी लगती है, तो वहां वो बहुत गर्म होता है समर के टाइम में। तो उस टाइम पे जब रेस स्टार्ट हुई, गर्मी बहुत थी, उस टाइम पे 75 में से 18 लोगों ने गिव अप कर दिया। तो बाकी के जो 57% बचे वो उन्होंने दौड़ स्टार्ट की, मतलब रेस स्टार्ट की।
रेस चलती रही, स्टार्ट हो गई, सारे लोग धीरे धीरे चलते गए। उसमें जो ये पर्सन था, तांजानिया का जो एथलीट था, वो उसको स्टार्टिंग में ही उसके पैग में एक क्रैम्प आ गया, लेग क्रैम्प आ गया गर्मी की वजह से, और ह्यूमिडिटी भी बहुत थी। फिर भी वो दौड़ता रहा, उसको निग्लेक्ट करके दौड़ते दौड़ते हुआ ऐसा कि उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया, किसी ने उसको धक्का दिया और वो गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसकी जो नी थी, वो नी का जो बोन होता है वो डिसलोकेट हो गया। उसको तुरंत के, और उस बहुत सारा खून निकलने लगा। उसको तुरंत डॉक्टर को बुलाया, उसको ट्रीट किया गया। डॉक्टर ने क्लियरली बोला कि अब आप दौड़ नहीं सकते हो, अब आपको ये दौड़ यहाँ से क्विट करनी पड़ेगी, तो आप इसको छोड़ दो। लेकिन फिर भी वो बंदा नहीं माना। जैसे ही उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ, उसने वापस से दौड़ना चालू कर दिया। हुआ ऐसा कि 1-1.5 घंटे के बाद जो रेस था वो खत्म हो गया। जो पर्सन था उसको फर्स्ट नंबर आया था, जिसका विनर, उसको प्राइज मिल गया। सारे पूरा जो ओलंपिक समारोह था वो खत्म होने पे था, और उसी टाइम पे एक सायरन बजा तो देखा सबने कि एक बंदा धीरे धीरे लंगड़ाता दौड़ के आ रहा है, जिसकी पूरी बॉडी से, शोल्डर से खून निकल रहा है, पैरों से खून निकल रहा है, और फिर भी वो रुक नहीं रहा है, लेकिन दौड़ता ही जा रहा है। वो जब फिनिश लाइन पे आ गया तब जाके वो रुका, और वहां पे वो गिर गया। अब हुआ ऐसा कि जैसे ही वो गिरा, पूरी जो मीडिया वाले जर्नलिस्ट थे वो सारे उसको घेर लिए, तो उसको बोला कि जब आपको पता है कि आपकी हालत इतनी खराब है, आपको ना बोल दिया था डॉक्टर ने, तो फिर आपको दौड़ने की जरूरत क्या थी? और ऑलरेडी जबकि विनर हो चुका है जो बंदा उस रेस में पार्ट लिया था वो, और ये पूरा जो ओलंपिक्स था वो भी खत्म हो चुका है, फिर इसका मतलब क्या बनता है? तो आप क्यों दौड़े? तो उसने एक ही चीज बोली कि मुझे मेरी कंट्री में से, जो 5000 मील से मैं यहाँ आया हूँ, वो मुझे इस चीज के लिए नहीं भेजा था कि मैं छोड़ के आ जाऊं, राइट? मुझे ये चीज यहाँ से स्टार्ट करने के लिए नहीं भेजा था, लेकिन मुझे खत्म करने के लिए भेजा था। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं विनर बना कि नहीं बना, लेकिन मैं फिनिश लाइन तक पहुंचा। अब उसका नाम था जॉन स्टीफन अकवारी, राइट? अब उसने ये जो लास्ट वाली लाइन की बोली ना, वो बहुत ही कनेक्टेड है हमारे साथ। कैसे कि हमारे बिजनेस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन जो पर्सन फिनिश लाइन तक, यानी कि लास्ट तक पहुंचता है, वही कुछ अचीव कर पाता है। सो गाइस, डोंट गिव अप, एंड थैंक यू सो मच। मेरा प्रेजेंटेशन यही समाप्त होता है, और लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला था। तो लास्ट में मेरे सारे अपलाइन, प्रियंक कुमार, त्वरा, पूजा मैम, जिग्नेश सर, सारे ही मेरे अपलाइन है, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। मेरी पूरी टीम, स्पेशल थैंक्स टू माय हस्बैंड। बोलते हैं ना कि किसी जेंट्स के सक्सेस के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, लेकिन मेरी सक्सेस होगी ना तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ होगा। आज मेरा प्रेजेंटेशन इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि मेरा मोबाइल बंद था, वो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के गए, तो मेरा प्रेजेंटेशन पॉसिबल हो पाना उनकी वजह से है। तो थैंक यू सो मच उनके लिए। और मेरी दोनों डॉटर जो मेरे लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करती है, एंड मेरी लास्ट मेरी टीम। और एक और चीज बोलना चाहूंगी सर, कि मयंक सर और उनकी जो टीम है नेपाल से, और रश्मिका राठी जी, मनीषा जी, उनका जब ये आपने स्टार्ट किया ना प्लेटफॉर्म, तो मैंने नेपाल से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कनेक्ट होते हुए देखा, उन लोगों को इतनी पावरफुली काम करते हुए देखा, तो उनसे इंस्पायर होके हमने हमारी टीम में से नेपाल में से भी टीम बनाई है, और बहुत सारे लोग रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करते हैं हमारी। सो थैंक यू सो मच उन लोगों को भी, रश्मिका जी, मनीषा जी एंड मयंक जी, आप सबको। सो थैंक यू सो मच अगेन, हिरेन सर, अश्विनी सर, मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।